योग शिक्षा के कारक कारक को हम समझ सकते हैं, वे अंग जो योग शिक्षा को बढ़ाने में सहायक हैं। तो सबसे पहले कारक को आइए हम देखते हैं, वह प्रकृति स्वयं ही है। प्रकृति शुरुआत से ही योग शिक्षा के प्रति हमें जागरूक करती रहती है। वो चाहे हमारे शारीरिक तंत्र को ही देख लें, वह हमेशा प्रकृति के अनुरूप योग शिक्षा के आधार पर चलता रहता है। योग शिक्षा या तो ये कही जा सकती है कि प्रकृति के ही आधार पर योग शिक्षा का निर्माण हुआ, योग का निर्माण हुआ। प्रकृति को समझा गया और उसी चीज को योग के रूप में सबको दे दिया गया ऋषियों के द्वारा, जन सामान्य के द्वारा, कि आप इस तरीके से अगर जीते हैं, वह दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, उन्नत रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। क्योंकि शिक्षा का आधार ही अपना विकास है, आत्म विकास, अपने व्यक्तित्व के समस्त आयामों का विकास शिक्षा के आधार पर ही है। तो प्रकृति हमें शुरुआत से ही योग शिक्षा के प्रति सजग, जागरूक बनाने का प्रयास करती रहती है। बस हमें उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, वह दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, उसे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, विचारात्मक रूप से, हर तरीके की प्रकृति हमें सचेत करती रहती है नियमित रूप से। क्या सचेत करती है? कि हमें हमेशा समभाव में रहना है। यही योग की शिक्षा का आधार है, यही कारक है। तो प्रकृति एक कारक के रूप में, नेचुरल कारक के रूप में है। इसे कहें नेचर स्वयं ही योग शिक्षा का कारक है। अगर इस बात को हम समझ लें तो योग शिक्षा को समझने में, सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो दूसरा कारक पे अगर हम आते हैं तो हर शिक्षा का आधार वही है, वो है परिवार। हमारा परिवार भी इस शिक्षा के कारक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी मानसिक रूप से तैयारी की, उसका वातावरण कैसा है, वहाँ सकारात्मक वातावरण है कि नकारात्मकता भरी पड़ी है, वहाँ स्नेह है कि परिवार के भीतर हर समय क्लेश का वातावरण रहता है, जो मानसिक स्तर पर हमें, भावनात्मक स्तर पर हमारी प्रकृति को असर करता है, उस पर असर डालता है। और अगर हमारे परिवार का वातावरण श्रेष्ठ है, संस्कारित है, तो हम इस शिक्षा की तरफ बहुत ही आसानी से बढ़ सकते हैं, उसको समझने का आधार बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से सकारात्मक रहते हैं, कुंठित नहीं है, तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो परिवार बहुत ही बड़ा आधार है, शिक्षा के कारकों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह परिवार ही पहली पाठशाला के रूप में जाना जाता है। हम परिवार से ही सब कुछ सीखते हैं। तो योग शिक्षा में भी हम परिवार में हमारा जो वातावरण है वो स्वास्थ्य को लेकर कितना सजग रहता है, इस पे योग शिक्षा का आधार टिका होता है। क्यों? क्योंकि परिवार में आजकल जो वातावरण सामाजिक चलता आ रहा है कि सिर्फ पैसे को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो हमारे परिवार का जो वातावरण है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही महत्व दे और स्वास्थ्य को ना दे, जैसा कि आजकल आम रूप से देखा जाता है। परंतु पैसा वह सुख हमें नहीं दे पाएगा अगर हम अस्वस्थ हो जाते हैं, और योग शिक्षा हमें इसी रूप में जागरूक करती है। तो हमें परिवार का वातावरण भी उस आधार पर इस शिक्षा के लिए एक अंग के कारक के रूप में है, और उसे हमें समझना चाहिए। दूसरा कारक है समाज। समाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार के बाद अगर हम बाहर निकलते हैं तो मेन जो योग शिक्षा का आधार शुरू होता है, जो आजकल शिक्षा का स्वरूप है, उसको समझने के लिए आज समाज बेस हो जाता है। किस रूप से? कि विद्यालय की स्थापना समाज करता है, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण समाज के द्वारा होता है, उसका नियंत्रण समाज के द्वारा, कैसा पाठ्यक्रम बनना है, धन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें योग शिक्षा के लिए या किसी भी शिक्षा के लिए समाज एक अंग के रूप में है, एक कारक के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें समाज करता है। समाज के बाद जो समाज यह सब व्यवस्था करेगा, तो विद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना, पाठशालाओं की स्थापना, गुरुकुलों की स्थापना की जाती है। पहले भी की जाती थी और आज भी समाज के द्वारा ही वह संचालित है। तो अगला कारक जो है हमारा, वो चौथा कारक विद्यालय है। विद्यालय संस्कृति संरक्षण का आधार कहा गया है। तो योग शिक्षा के रूप में किस संस्कृति का संरक्षण विद्यालय द्वारा किया जा रहा है, यह विशेष रूप से इसके
विस्तार में कारक है और विद्यालय ही चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण का आधार होता है। हमारे विद्यालय में कैसी शिक्षा दी जाती है, उसी के द्वारा समाज में जो नए आधार बन रहे हैं, जो युवा पीढ़ी जो निकल के आ रही है, उसका चरित्र कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये हमारी विद्यालय की शिक्षा के आधार पर, वहाँ के वातावरण के आधार पर, वहाँ के दृष्टिकोण के आधार पर ही निर्मित होता है और इसी से हमारे समाज का निर्माण होता है। तो इसलिए विद्यालय को हम एक भट्टी के रूप में देख सकते हैं, एक खान के रूप में देख सकते हैं। कहाँ से, जहाँ से क्या निकल रहा है उसी के आधार पर समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण निर्मित है। राष्ट्र का कैसा निर्माण होगा ये उसी के आधार पर होता है कि विद्यालय कैसे हैं हमारे, उसकी शिक्षा पद्धति कैसी है। और विद्यालय के बाद हमारा जो योग शिक्षा का कारक है वह है राज्य। राज्य राष्ट्र के रूप में या विश्व के रूप में या सामान्य राज्य के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि राज्य ही शिक्षण पद्धति का निर्माण करता है। हमारी शिक्षा योजना क्या होगी, राष्ट्र की शिक्षा योजना क्या है, उसका निर्माण राज्य के द्वारा किया जाता है। उसका दृष्टिकोण क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, उसकी पद्धति क्या होगी, इन सब का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में है। इसके बाद होता है कि जो शिक्षा का निर्माण योजना जो बनी, उसके बाद उसका विस्तार कैसे होगा, तो अगला कारक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है जनसंचार। जनसंचार जागरूकता और राष्ट्रीय एकता के द्वारा होती है। तो सबसे पहली चीज जागरूकता के लिए हमें उसका प्रचार प्रसार करना है, तो वो 3 माध्यम से संभव है। पहला तो प्रिंट मीडिया, मतलब हम बुक्स के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुँचें। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वीडियो, ऑडियो, विजुअल माध्यम से हम किस तरह अपनी बात को, अपनी चीज़ों को कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के पास हम पहुंचेंगे उतना ज़्यादा लोग उसको समझेंगे, जानेंगे, तो उसी से उसका विस्तार होता है। और अगला है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक के द्वारा हम विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं, ये सारे जनसंचार के कार्यक्रम होते हैं। तो ये सामान्य कारक थे योग शिक्षा के। अब इसके बाद हम योग की शिक्षा के जो मूल आधार हैं, जो मूल कारक हैं, इन्हें ये या तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि योग शिक्षा के मुख्य 4 आयाम वो कौन से हैं जिन पर योग शिक्षा आज तक पुष्पित पल्लवित होती जा रही है और आज भी उतनी ही समीचीन बनी हुई है जितना शुरुआत में थी, आदिकाल में रही है। क्योंकि योग फिर से आगामी विश्व के लिए बहुत ही उपयोगी होती जा रही है। मतलब ये कह लें कि आगामी जो विश्व है वो एक आशावादी दृष्टिकोण से, एक आशावादी नज़रों से योग शिक्षा की ओर ही देख रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ योग शिक्षा के आधार पर ही नए विश्व का निर्माण करना है। इसको हम समझ सकते हैं कि अगर हम इन 4 आयामों को समझें तो इन्हें मुख्य भाव भी योग शिक्षा के कह सकते हैं। ये मुख्य भाव हैं योग शिक्षा के। तो पहला है धर्म। धर्म अर्थात कर्तव्य और अनुशासन। योग शिक्षा हमें कर्तव्य और अनुशासन ही शुरुआत से सिखाना शुरू कर देता है। अधिकार की बातें तो हर जगह की जाती हैं, परंतु योग हमें कर्तव्य के प्रति प्रेरित करता है कि अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो तो हमें अपने अधिकार स्वयं मिलते चले जाते हैं। और अनुशासन की बात, तो अनुशासन को ही योग कहा जाए तो ये अन्योचित नहीं होगा, क्योंकि योग की शुरुआत ही अनुशासन से होती है। क्योंकि कहा गया है अथ योगा अनुशासनम। पतंजलि योग सूत्र में प्रथम सूत्र ही अथ योगा अनुशासन के रूप में रखा गया है कि अगर हम अनुशासित हैं तो ही हम उस चीज को ग्राह्य कर पाएंगे, उस मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे, अपने सफलता के लक्ष्यों को प्राप्त करते पाएंगे, सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, या जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने जीवन में उन सबको हम अनुशासन से ही प्राप्त कर सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो
शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो व्यापार के क्षेत्र में हो, वो शोध के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, वो किसी भी क्षेत्र में आदि जो भी क्षेत्र हैं, तकनीकी क्षेत्र, हमें अनुशासन ही चाहिए। अनुशासन ही वो आधार है जिस पे सफलता हमें प्राप्त होती है। तो पहला आयाम धर्म का है, धर्म अर्थात कर्तव्य और अनुशासन। अब दूसरे आयाम पे जाएं तो दूसरा आयाम योग शिक्षा का है ज्ञान। ज्ञान अर्थात सिर्फ सूचनाओं का संग्रह नहीं, ज्ञान अर्थात विवेक, विवेक सही और गलत का, और सही और गलत का सिर्फ ज्ञान ही नहीं, सिर्फ समझ ही नहीं, बल्कि सही और गलत को समझ लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ सही की तरफ चल पड़ने की वह शक्ति, वह आत्मबल, इसे विवेक कहते हैं। और वह योग शिक्षा के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। वह योग हमें स्वतः इतना आत्मबल उत्पन्न कर देता है कि हम विवेक से सही की तरफ, सत्य की तरफ बढ़ने के लिए चल पड़ते हैं। विवेक और इसके साथ है सद्बुद्धि। विवेक जागृत होगी, उसका आधार सद्बुद्धि ही है। हमें ऐसी बुद्धि चाहिए जो बहुत तीव्र ना भी हो, लेकिन वह सद्गुणों से युक्त हो, वो अच्छी बुद्धि हो, अर्थात वह लोगों के भीतर जो हमारी बुद्धि का कौशल है वो लोगों के कल्याण के लिए हो, और लोगों के कल्याण के साथ ही हमारा अपना कल्याण जुड़ा हुआ है। यही योग हमें समझाता है, हमें स्वार्थ से ऊपर उठा देता है। तो दूसरा भाव है ज्ञान का। अब तीसरा भाव वैराग्य। वैराग्य अर्थात अनासक्ति। आसक्ति योग नहीं सिखाता, अनासक्ति सिखाता है। और जो महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, हम आसक्त में पढ़कर इस जीवन को, इतने बहुमूल्य जीवन को सिर्फ और सिर्फ नष्ट करते चले जा रहे हैं। या तो ये कहें हमें सोना मिला और उसे हम मिट्टी के भाव नष्ट कर देते हैं। तो अनासक्त का भाव हमें वह प्राप्त करा देता है जिसकी हम आशा भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ क्रियाएं या कुछ ड्यूटीज, अपने कर्तव्य किसी भावना से प्रेरित होकर, किसी आशा से, या यह कहें किसी इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं, तो वह चीज पूरी होने पर हमें सिर्फ वही प्राप्त होता है। और योग हमें सिखाता है कि अगर हम अनासक्त भाव से किसी कर्म को करते हैं तो हमें स्वयं परम सत्ता की शक्ति प्राप्त होती है, हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो जाता है। अगर हम कामना का त्याग कर दें तो हमारे अंदर जो कार्य करने, उसमें एक्सीलेंस, उत्कृष्टतम विकास हो जाता है। अगर हम कामना पूर्ण कर्तव्य कर रहे हैं तो मान लीजिए वह कामना नहीं पूर्ण हुई हमारे कुछ कर्मों के द्वारा, तो हम निराश हो जाएंगे, और निराशा में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं, और मानसिक संतुलन खोने पर हम अपने संपूर्ण जीवन का नाश भी कर सकते हैं। और आज के समय में, आधुनिक समय में, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि मनुष्य जीवन इसी निराशावादी घिरता जा रहा है। उसका मुख्य कारण आसक्ति ही रही है। हम हर एक कर्म के पीछे आसक्ति को जोड़ दिए हैं, जिसके द्वारा अगर हमें वह इच्छित फल नहीं मिलता है तो हम निराशा के जीवन में घिर जाते हैं और अपने इस बहुमूल्य जीवन का नाश कर देते हैं। तो योग शिक्षा वैराग्य के माध्यम से, अर्थात अनासक्ति के माध्यम से, डिटैचमेंट के माध्यम से हमें यह सिखाती है। तो डिटैचमेंट, अनासक्ति के बाद अंतिम कारक जो सर्वोत्तम है योग का मुख्य, बल्कि ये कहें वह स्वयं ही योग है, वह है ऐश्वर्य का या समत्व का। अर्थात जो हमें आत्म साक्षात्कार, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करा दे। हम पूरा जीवन इस रूप में, इस विचार में बिता देते हैं कि हम क्या हैं ये नहीं समझ पाते हैं। हम अपने आप को एक नश्वर पदार्थ के रूप में जानते हुए ही अपने संपूर्ण जीवन का नाश कर देते हैं, और एक समय वह हमको छोड़ना ही पड़ता है। परंतु जो चीज़ हमें छोड़नी पड़ती है वो हम नहीं, जो छोड़ता है वह हम हैं। इसी को समझना योग शिक्षा का मूल आधार है, मेन उद्देश्य है, परम लक्ष्य है, और यही हर मनुष्य का लक्ष्य है। और योग हमें इसी ओर प्रेरित कर देता है, शुरुआत से ही इसी ओर प्रेरित करता है। इसलिए योग शिक्षा की
आवश्यकता, उसकी उपलब्धि, उसका महत्व भी इसी से प्रेरित हो जाता है, इसी से दृष्टिगत भी हो जाता है। जो उसका परम लक्ष्य है वह है वैराग्य। वैराग्य के बाद आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार अर्थात ऐसा कुछ नहीं कि हम समाधि में आंख मूंद के कहीं हिमालय पे चले जाएंगे। आत्म साक्षात्कार मतलब हम हर चीज को सही रूप में देखने, उसके वास्तविक रूप में देखने की दृष्टि हमारे अंदर आ जाएगी। वह ऐसी समझ, वह ऐसी विवेक जागृत हो जाएगा कि हम चीज के वास्तविकता को समझ पाएंगे, वास्तविक रूप को उसके समझ पाएंगे। और जब हम वास्तविक रूप को किसी के समझते हैं, अर्थात हम भ्रम से जब निकल जाते हैं, तब हम जीवन का सही उपयोग कर पाते हैं। किसी भी चीज का हम सही उपयोग कर सकते हैं। हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकते हैं, हम अपने साधनों का सही उपयोग कर सकते हैं, हम अपने धन का सही उपयोग कर सकते हैं, हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। हम हर एक चीज का, हम अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का, अपने कौशलों का सही उपयोग कर सकते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें तो हमें सबसे बड़ी चीज यही होनी चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण सही हो, हम वास्तविकता से परिचित हों। और आज मनुष्य वास्तविकता से ही परिचित नहीं है। इसी रूप से समस्त परेशानियां उसके जीवन में, उसके समाज में, उसके राष्ट्र में आती चली जा रही हैं, और इसकी शुरुआत हमें स्वयं से ही करनी पड़ेगी। तो ये मुख्य शिक्षा के कारक थे जिनके आधार पर योग शिक्षित और पल्लवित होती है।